वेलकम टू द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 9 का चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसका है आज लेक्चर नंबर 11। बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले देखे हुए हों। मिक्सचर्स में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करना शुरू किया था, दैट इज द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स इनटू कंपोनेंट्स। तो हम ये सब जानते हैं कि मिक्सचर के अंदर एक से ज्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, और कभी कभी हमें उन मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें अलग करने की जरूरत होती है। तो वो अलग कैसे करते हैं उसे हमने सीखना शुरू किया पिछले लेक्चर में। कुछ सिंपल टेक्निक्स हमने देखी, जैसे कि हैंड पिकिंग थी, सीविंग थी, वो सीखा हमने। फिर उसके बाद हम स्पेसिफिक टेक्निक्स पे आए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें लर्न करनी। स्पेशल टेक्निक्स में सबसे पहले हमने सीखा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। जहां पे हम जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे मिक्सचर्स की वो ये थी कि हमारे पास कोई एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जिसे कि हमें उसके सॉल्वेंट में से सेपरेट आउट करना था, राइट। तो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन हो या फिल्टरेशन हो, उसे हमने यूज किया था सैंड वाटर या मड वाटर में से सैंड और वाटर को अलग करना, या मड और वाटर को, सॉइल को अलग करना, राइट। और उसमें असेंशियली था क्या, उसके अंदर हमारे पास एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस था जो कि हमने सॉल्वेंट में से अलग किया। उसके बाद नेक्स्ट हमने सीखा इवेपोरेशन के बारे में। तो इवेपोरेशन में क्या था, वो जो सब्सटेंस अब सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो गया, पहले इनसॉल्युबल था फिर वो सॉल्युबल हो गया। अब अगर सब्सटेंस हमारे पास ऐसा है, सोल्यूट ऐसा है जो कि सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो, तो हम उसको कैसे अलग करें। तो उसके लिए हमने सीखा कि अगर हमारे पास एक ऐसा सोल्यूट हो जो कि नॉन वॉलेटाइल हो, तो हम उसको वॉलेटाइल सॉल्वेंट में से सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, जिसे हमने यूज किया सॉल्ट को वाटर में से अलग करने के लिए, या कलर्ड डाइज को ब्लैक या ब्लू इंक में से सेपरेट आउट करने के लिए। ठीक है। तो आज मूविंग फर्दर हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं द प्रोसेसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेपरेटिंग फनल। अब इसके अंदर हम मिक्सचर का कौन सा ऐसा फीचर चूज करने वाले हैं, कौन सी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी को यूज करके सेपरेशन करने वाले हैं, तो चलिए आज हम अंडरस्टैंड करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको कुछ सिंपल डेली एग्जांपल्स देती हूँ जो कि आपको इस अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छा भी बनाएंगे और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बनाएंगे। तो सबसे पहले अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, आई होप आप लोगों को मालूम है कि ये क्या है। ये एक मेरी गो राउंड है। आई होप आप लोगों को मजा भी आता है इसको लेने में, आप इसको एंजॉय जरूर करते होंगे। और इस मैरी गो राउंड को अब हमने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन समझने के लिए क्यों यूज किया है। तो आई होप आपको मालूम है कि एक मैरी गो राउंड में एक सेंट्रल एक्सिस होता है और उसके आसपास ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है वो गोल गोल घूमता है, और यहाँ पे इसके साथ कुछ रोप्स के साथ सीट्स लगी होती हैं जिस पे लोग बैठते हैं। और फिर जब वो गोल गोल घूमता है तो क्या होता है, जब जैसे ही ये गोल घूमना शुरू होता है तो धीरे 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 स्पीड ये इंक्रीज करते हैं इसकी, और जो लोग होते हैं वो गोल गोल घूमने के साथ साथ क्या होते हैं, बाहर की तरफ भी मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को मालूम है, राइट। आप लोगों ने इसको विजुअलाइज भी कर लिया, आपने एक बारी अपनी जॉय रॉइड को एंजॉय भी कर लिया इन पिक्चर्स के थ्रू। अब हम इसे सेंट्रीफ्यूगेशन में आज क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सेंट्रल एक्सिस हो और उसके आसपास कोई एक चीज है जो कि सर्कल में घूम रही है, राइट। तो जब वो घूमती है तो उसके साथ ये जो चीजें टाई अप हुई हुई हैं उसको क्या है, वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो सेंट्रल एक्सिस पे जब हम कुछ गोल गोल घुमाते हैं उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जो कि उसको बाहर की तरफ मूव कराती है। इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वेल ये वर्ड बना है सेंट्रीफ्यूगेशन, इसलिए मैंने आपको आज ये एग्जाम्पल बताया। तो एक सेंट्रल एक्सिस, उसके आसपास गोल गोल घूमना, और जब ये गोल गोल घूमना तो वेल एक आउटवर्ड फोर्स का लगना, जिस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑलराइट, अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। ये अब क्या कर रहा है, ये एक एथलीट है जिसको एक अपने इस बॉल को बहुत दूर तक फेंकना है, ठीक है। तो जो जितनी दूर तक फेंकता है वो ऑब्वियसली कंपटीशन में जीत जाता है। और ऐसा बहुत सारे लोग भी करते हैं कि हम एक रस्सी के ऊपर कोई पत्थर बांध देते हैं और उसको गोल गोल घुमाते हैं और वो दूर तक जाता है। तो वेल वो बेसिकली हो क्या रहा है, अगेन ये इसको यहाँ पे पकड़ के गोल 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 घुमाता है, और जब वो गोल गोल घुमा रहा है तो उस पर एक आउटवर्ड फोर्स लगनी शुरू हो जाती है, और वो जब आउटवर्ड फोर्स लगती है तो वेल ये बॉल जो है ये दूर जाके गिरेगी, ठीक है। तो अगेन इसके गोल गोल घुमाने से हो क्या रहा है, वेल एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, a force which is acting in the outward direction, ठीक है। अब फोर्स का समझ में आया आपको थोड़ा सा, बाकी आप डिटेल्स इसकी फिजिक्स में पढ़ेंगे तो डू नॉट वरी। बस मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही थी कि देयर इज अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। अब एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। अब ये एग्जाम्पल क्या है, वेल ये है एक वॉशिंग मशीन, एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़ों के धुलने के साथ साथ वेल कपड़ों को हम ड्राई भी करते हैं। ड्राई करते हैं मतलब कि जो गीले कपड़े होते हैं उसमें से पानी को बाहर निकाला जाता है। अब ये पानी निकालने का प्रोसेस जो है, अगेन ये भी एक सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, राइट। तो आई होप आप लोगों को मालूम होगा कि जिनके घर में भी ये वॉशिंग मशीन्स है, कि ये वाला जो ड्रम होता है, जब पानी को बाहर निकालना होता है तो ये बहुत तेजी से घूमता है। और आप लोगों ने बहुत बार अपनी मम्मा को सुना भी होगा कि ये अब कौन से प्रोग्राम पे पहुंच जाता है, ये स्पिनिंग प्रोग्राम पे पहुंच जाता है, राइट। तो स्पिनिंग प्रोग्राम के अंदर ये जो ड्रम होता है ये बहुत तेजी से मूव करता है, और इस ड्रम के अंदर कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। और ये होल्स प्रेजेंट है, वो तेजी से गोल गोल घूम रहा है। जब वो तेजी से गोल गोल घूमता है तो कपड़े क्या करते हैं, इनके ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स लगते हैं। ये जो कपड़े होते हैं ये बिल्कुल बाहर वाली वॉल, इस वॉल के साथ जाके चिपक जाते हैं। अब इनके ऊपर फोर्स लग रही है। अब ये कपड़े तो इन होल्स में से बाहर नहीं निकल सकते, इनमें से बाहर क्या निकल सकता है, वो है पानी, राइट। तो वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो पुश करती है वाटर को इन होल्स में से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिस इज एक्टिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एक्शन से यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, वेल वाटर इज गोइंग टू बी स्क्वीज्ड आउट ऑफ द वेट क्लोथ्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो क्या ये एक सेपरेटिंग ऑफ मिक्सचर्स का टेक्निक नहीं हो गया, हमारे पास एक मिक्सचर है क्लोथ्स का और पानी का, उसमें से हमने पानी को क्लोथ्स में से अलग कर दिया बाय जस्ट मूविंग दिस in a circular direction, right। तो वो एक फोर्स एक्ट करने लगी in the outward direction called as the centrifugal force। अब आप यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखो, आई होप आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वेल यहाँ पे इस पिक्चर में बटर निकाला जा रहा है। बटर को कैसे निकाला जाता है, हम मलाई लेते हैं और मलाई के अंदर कोई हैंड ब्लेंडर, कोई मदानी या कोई मिक्सी में हम उस मलाई को डालते हैं और अगेन क्या करते हैं, उसको तेज तेज मूव करते हैं। जब हम उसको तेज तेज मूव करते हैं तो उसमें से बटर और जो पानी होता है वो अलग अलग हो जाते हैं। जो बटर होता है वो ऊपर को आ जाता है और पानी जो होता है वो नीचे को सेटल हो जाता है, राइट। सिमिलरली अगर आपको मिल्क में से क्रीम को अलग करना हो तो बिल्कुल ऐसे ही चर्निंग करके, स्पिनिंग करा के हम क्या करते हैं, क्रीम को और मिल्क को अलग अलग कर सकते हैं। पहले वो इकट्ठे होते हैं और जैसे ही हम उसको रैपिडली रोटेट करते हैं एक मिक्सी के अंदर, वेल वो सेपरेट हो जाते हैं इनटू क्रीम एंड। तो ये जो हमने सेपरेटिंग की बटर की या क्रीम की, well this is what process, this is the process of centrifugation,
So इस प्रोसेस में हम कर क्या रहे हैं? Well, this is a process in which the denser particles they are forced to settle at the bottom and the lighter they stay at the top when rotated at a high speed. जब हम उस मैरी गो राउंड को गोल घुमा रहे थे देन उस पे एक आउटवर्ड फोर्स लगी थी, ठीक है, तो वो बाहर को मूव कर पाए। जब वो बाहर को मूव कर सकते हैं तब तो वो आउटवर्डली जाएंगे, मगर अगर हमने इसको बटर को निकालना है तो हम उसको क्या करते हैं, किसी कंटेनर के अंदर लेकर, फॉर एग्जाम्पल एक हैंड ब्लेंडर या ये वाला जो मदानी होती है, इसको हम क्या करते हैं, हम गोल गोल घुमाते हैं। अब ये बाहर को तो नहीं जा सकता है, तो होगा क्या? वेल, यहाँ पे जो डेंसर और लाइटर पार्टिकल्स है वो सेपरेट इस तरीके से होंगे कि जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर को आ जाएंगे और जो डेंसर पार्टिकल्स है वो नीचे को रह जाएंगे, राइट। वो कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं? जो भी हेवियर चीज होती है वो जो गोल घुमाने वाली चीज होती है उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, राइट। सो हमारे पास हो क्या रहा है, जब भी हम इस मिक्सी को घुमाते हैं तो उस मिक्सी के अंदर जो रोटेशन होती है तो उसकी वजह से हेवियर और लाइटर पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं। Heavier particles will be settling down at the bottom and lighter particles will be coming at the top. अब दूध में क्रीम लाइटर होती है, जब हम मलाई में से बटर निकालते हैं तो बटर हल्का होता है, पानी हैवी होता है। इस तरीके से हम इनको सेपरेट करते हैं बाय जस्ट मूविंग दीज थिंग्स एट अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है। तो हम इनकी स्पिनिंग कराते हैं, रोटेशन कराते हैं एट अ हाई स्पीड, जिसकी वजह से heavier and lighter particles they separate out, right? So this technique is based upon the principle that when a mixture is rotated at a high speed, the lighter particles they stay on the surface of the liquid while heavier particles they are forced to move to the bottom of the liquid, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को ये सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया। अब आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। ये एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है जिसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे स्लॉट्स बने हुए हैं और इसमें यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब डाली जा रही है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में डाल के वेल हम ब्लड का, यूरिन का सेंट्रीफ्यूगेशन करके बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, अगेन जब हम इसके अंदर ये टेस्ट ट्यूब को डालेंगे और फिर इसके ऊपर से ये लिड को बंद कर देंगे तो हम इसको बहुत तेजी से घुमाएंगे। जब इसको तेजी से घुमाते हैं तो वेल ये टेस्ट ट्यूब्स भी क्या करती हैं, धीरे धीरे बाहर की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ये मूव करते हैं तो वेल क्या हो रहा है, तेजी से घूम रहे हैं, लाइटर और हेवियर पार्टिकल्स क्या होंगे, अगेन सेपरेट आउट हो जाएंगे। जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर को आ जाएंगे, जो हेवियर पार्टिकल्स होंगे वो नीचे को आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप एक ब्लड के सैंपल को सेंट्रीफ्यूगेट करोगे, ब्लड लिया, ठीक है, उसको इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला और फिर उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की, उसको तेजी से घुमाया तो वेल होगा क्या कि ब्लड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो इस तरीके से सेपरेट आउट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को मालूम हो कि ब्लड के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं ब्लड के सेल्स और एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है एंड द रेड ब्लड सेल्स, द रेड ब्लड सेल्स, द व्हाइट ब्लड सेल्स, द प्लेटलेट्स, ये हमारे पास तीन तरह के सेल्स होते हैं। तो सबसे हल्का क्या होता है इनमें से, प्लाज्मा, राइट। प्लाज्मा के अंदर क्या कुछ प्रेजेंट होता है, वाटर है, प्रोटीन्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वेरियस हार्मोन्स है। तो जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो है ये ऊपर वाला पोर्शन। उसके बाद एक लेयर आपको छोटी सी दिखाई देगी जिसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं और सबसे नीचे वाली लेयर, सबसे हेवियर लेयर, सबसे ज्यादा डेंस वाली लेयर इज द लेयर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। एक तो यहाँ पे मार्किंग्स होती हैं जिससे हमें ये पता लग जाता है कि रेड ब्लड सेल्स का अमाउंट कितना है, व्हाइट ब्लड सेल्स का अमाउंट कितना है, प्लाज्मा का अमाउंट कितना है, उससे वेरियस बीमारियों के बारे में पता लग जाता है। प्लस अगर डायरेक्टली किसी पेशेंट को व्हाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स देने हो या रेड ब्लड सेल्स ही देने हो तो वेल हम वो भी डायरेक्टली दे सकते हैं बाय यूजिंग दिस सेपरेटिंग टेक्निक,
ठीक है। सिमिलरली इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे हम यूरिन का भी एनालिसिस कर सकते हैं। अगेन यूरिन को टेस्ट ट्यूब में लेके इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगेट करके उसके वेरियस कंपोनेंट्स का स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसे हम ब्लड के लिए यूज कर रहे हैं, हम यूरिन की टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। सो आई होप आप लोगों को मालूम है कि ब्लड क्या होता है। वेल, ब्लड एक कलॉइड होता है, उसके अंदर हमें प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, आरबीसीज, अगर आप किसी के कभी कोई चोट लग जाए, आपने खून निकलते देखा, तो आप उन नेकेड आई से प्लाज्मा को, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स को, रेड ब्लड सेल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आपके लिए तो वो एक लिक्विड होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है कि नहीं। बट एक्चुअली में इट इज अ कलॉइड। कलॉइड है, पार्टिकल्स छोटे हैं, बट माइक्रोस्कोप के नीचे हम उनको देख सकते हैं। और अब हमने उनको सेपरेट करना भी सीख लिया कि कैसे हम उन वेरियस कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। So centrifugation is the process which we are using for the separation of very fine particles from the liquid which are too small and they pass through the filter paper. So this is the technique that we are using for the colloids. ठीक है, तो colloids के अंदर जो particles की density है उसके अंदर difference होता है और centrifugation से हम उस difference को use करते हुए colloid के different components को separate out करते हैं। सो इसको हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम इसे ब्लड और यूरिन की टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं। हम इसे क्रीम को मिल्क में से सेपरेट करने के लिए, बटर को क्रीम में से सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। हम इसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स में यूज कर रहे हैं टू स्क्वीज आउट द वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स। अभी हम लोगों ने बात की कि हम मिल्क में से क्रीम को सेपरेट आउट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। इससे आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी देती हूँ जो कि आप डेली लाइफ में देखते हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर में देखो तो आप यहाँ पे वेरका के 4 कलर के दूध के पैकेट को देख रहे हो। ये वाला जो ऑरेंज वाला पैकेट है ये फुल क्रीम पैकेट होता है। इस तरीके से बाकी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका दूध आता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑरेंज कलर वाला पैकेट है, दिस इज फुल क्रीम मिल्क। ये ग्रीन कलर वाला पैकेट है, दिस इज स्टैंडर्ड मिल्क, ठीक है। ये येलो वाला पैकेट है, दिस इज कॉल्ड एज डबल टोन्ड मिल्क। और ये पर्पल कलर वाला पैकेट, दिस इज कॉल्ड एज स्किम्ड मिल्क। अब इन 4 डिफरेंट तरह के दूध के पैकेट्स के बारे में आज अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो 4 तरह के पैकेट हैं इनके अंदर फर्क क्या होता है, इनमें फर्क होता है फैट की परसेंटेज का। जो फुल क्रीम होता है ऑरेंज वाला पैकेट उसके अंदर 6% फैट प्रेजेंट होता है। जो स्टैंडर्ड होता है दैट इज द ग्रीन कलर पैकेट, इट इज 4.5%। डबल टोन्ड मिल्क, दिस इज येलो पैकेट विद द फैट कंटेंट ऑफ 1.5%। और जो स्किम्ड मिल्क होता है वायलेट कलर का पैकेट, दिस इज 0.5% फैट कंटेंट। तो जिन लोगों को अपना वेट लूज करना होता है वो कौन सा दूध पीते हैं, वो स्किम्ड मिल्क पीते हैं क्योंकि उसके अंदर फैट का कंटेंट बहुत कम होता है। तो ये जो फैट है उसे हमने अलग किया कैसे, हमने उसको अलग किया सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से, राइट। तो फुल क्रीम जिसके अंदर पूरा फैट कंटेंट जितना दूध में होता है वो वाला तो हो गया 6%। उसमें से अगर आप सारे का ऑलमोस्ट सारा फैट निकल जाता है जब हम उसको स्किम्ड मिल्क बनाते हैं, कुछ अमाउंट रह जाता है, बट हमने फुल क्रीम मिल्क की सेंट्रीफ्यूगेशन की और उससे हमने 5.5% अप्रोक्सीमेटली कितना फैट कंटेंट निकल जाता है, ठीक है। हमने उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की और उसका फैट कंटेंट बाहर निकाल दिया तो वो बन गया स्किम्ड मिल्क। अब अगर ये बीच वाले दोनों की बात करें तो हम क्या करेंगे, फुल क्रीम मिल्क और स्किम्ड मिल्क का मिक्सचर बना देंगे, ठीक है। कुछ प्रोपोर्शन हमने फुल क्रीम मिल्क ले ली, कुछ हमने स्किम्ड मिल्क की ले ली। अगर तो 4.5% वाला आपको दूध का पैकेट बनाना है तो ऑब्वियसली फुल क्रीम वाले की प्रोपोर्शन आप ज्यादा लोगे और स्किम्ड मिल्क की थोड़ी प्रोपोर्शन कम लोगे और हमारे पास एक मिल्क आ जाएगा विच विल बी हैविंग फैट कंटेंट टू बी 4.5%। और अगर आपको डबल टोन चाहिए है तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम ज्यादा स्किम्ड मिल्क लेंगे और फुल क्रीम मिल्क कम लेंगे और उससे हमारे पास 1.5% वाला डबल टोन मिल्क आ जाएगा, ठीक है।
आई होप आप लोगों ने इसको अब अंडरस्टैंड किया कि हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को यूज करते हुए ये 4 डिफरेंट तरह के दूध के पैकेट्स को ऑब्टेन कर रहे हैं। और इनके अंदर फर्क किसका है? इनके अंदर फर्क था इनके फैट कंटेंट का। तो ये जो आप लर्निंग कर रहे हो, वेल ये आपकी डे टू डे लाइफ, एवरीडे लाइफ में यूज होने वाले एग्जांपल्स हैं। उनकी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो रही है by learning the various topics that we are learning in this chapter। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास है द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर्स बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। अब ये है हमारे पास एक स्टैंड जिसके ऊपर हमने एक फनल लगाई है विच इज कॉल्ड एज द सेपरेटिंग फनल, और उसके नीचे अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक बीकर पड़ा है। ये जो सेपरेटिंग फनल होती है इसके नीचे की तरफ एक स्टॉप कॉक होता है। ठीक है, अब हम करते क्या है सेपरेटिंग फनल के अंदर? वेल आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने ऑलिव ऑयल और वाटर को लिया है। ऑलिव ऑयल और वाटर, ठीक है, अगर आपने अच्छे तरीके से उनको शेक करके मिक्स कर दिया, ठीक है, अब आप उनको अलग कैसे करो? अब अलग करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनको एक सेपरेटिंग फनल में डाल के थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जो ऑलिव ऑयल और वाटर है, अगेन उनकी डेंसिटी में फर्क होता है। ठीक है, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के बारे में। सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस को हमने कोलॉइड्स के लिए यूज किया, जहां पे कोलॉइड के जो कंपोनेंट्स थे उनकी डेंसिटी में फर्क था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो लिक्विड्स हैं और वो दो लिक्विड्स एक दूसरे के साथ इमिसिबल है, वो मिक्स नहीं होते हैं। और उनकी मिक्सिंग क्यों नहीं होती है? क्योंकि उन दोनों की डेंसिटी में फर्क है। ठीक है, तो हमने दो इमिसिबल लिक्विड्स लिए, उनकी डेंसिटी में फर्क है, एक हल्का है एक भारी है। तो जो हल्का होगा वो ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देगा, जो भारी होगा वो नीचे आ जाएगा अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे। ठीक है, और जब वो दोनों की अलग अलग लेयर्स बन जाएगी तो आप इसका स्टॉप कॉक खोलोगे, नीचे वाली लेयर को पहले निकाल लोगे और जहां पे ये फिनिश होगी स्टॉप कॉक को बंद कर दोगे और फिर दूसरी लेयर को नीचे आने दोगे। तो इस तरीके से आप उन दोनों लेयर्स को अलग अलग बीकर्स में सेपरेट आउट कर पाओगे। ठीक है, सो ये है प्रोसेस द सेपरेशन बाय अ सेपरेटिंग फनल। Here we are taking a mixture of two immiscible liquids जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, and we put them into the separating funnel and they are allowed to stand for some time. The mixture will be separating into two layers according to the densities of the liquids in it. ठीक है, और ये immiscible liquids क्या होते हैं? Let us define that also. Those liquids which do not mix with each other, they are called as immiscible liquids. For example, we have kerosene oil and water, mustard oil and water, olive oil and water, and we can separate the immiscible liquids by the help of a separating funnel. So hence this method is going to be used for the separation of mixtures of two immiscible liquids. So please do remember कि हमने separating funnel को use किया to separate immiscible liquids having a difference in their densities. ठीक है, और उसके बाद हम इसे बहुत importantly use कर सकते हैं in the extraction of organic compounds present in aqueous solutions with the help of organic solvent in which these compounds they are more soluble than water. अब ये जो organic compounds होते हैं, वो वाटर के कंपैरिजन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर के कंपैरिजन में दे हैव एन एफिनिटी फॉर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो या तो हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसका मिक्सचर किसके साथ है? वाटर के साथ है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया? हमने इसके अंदर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ऐड कर दिया। अब जब हम एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ऐड कर देते हैं तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ज्यादा पसंद आता है। जब वो ज्यादा पसंद आते हैं तो वो उसके अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, वो अब इसके अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे तो अब हमारे पास दो लेयर्स बन सकती हैं इमिसिबल लिक्विड्स की, एक वाटर की और एक ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और वाटर को हम अलग अलग कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द सेपरेटिंग फनल, और फिर उसमें वेरियस टेक्निक्स को यूज करते हुए हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी सेपरेट आउट कर सकते हैं।
ठीक है. So this is again one way in which we can separate the organic compounds from their aqueous solution. उसके बाद एक और important use है इस separating funnel का. Well, it is used in the extraction of iron from its ore by removing the molten slag which floats over molten iron at the bottom of the blast furnace. अब ये ब्लास्ट फर्नेस एक ऐसी फर्नेस है जिसके अंदर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे आयरन ओर को हीट किया जाता है. ठीक है. अब आयरन का क्या है? वेल, ये हमें वेरियस मिनरल्स की तरह मिलता है. अब हमें उसमें से बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, उसके साथ साथ जो हमें नहीं चाहिए होती है. हमें क्या चाहिए होता है? हमें अकेला आयरन चाहिए होता है. आयरन तो वेल हम करते क्या है कि ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आयरन के ओर को बहुत जोर से हीट करते हैं, बहुत अच्छे से गर्म कर देते हैं. तो उसमें क्या होगा कि जो ये इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होंगी वो भी पिघल जाएंगी, जो आयरन होगा वो भी पिघल जाएगा. मगर जो आयरन पिघला हुआ होता है वो हेवियर होता है, ज्यादा डेंस होता है, और जो उसकी इम्प्योरिटीज पिघली हुई होती हैं वो कम डेंस होती हैं. तो अगेन उनकी दो लेयर्स बन जाती हैं. एक है मोल्टन स्लैग. स्लैग इज द इम्प्योरिटीज जो कि आयरन के साथ प्रेजेंट होती हैं इन द आयरन ओर. ठीक है. और वो चीज होती है जिससे हम किसी भी मेटल को उसमें से प्रॉफिटेबली सेपरेट आउट कर सकते हैं. ठीक है. एक ऐसा मिनरल जिसमें से हमें मेटल मिलता है, हम उसको उसका ओर बोलते हैं. अब उस ओर में मेटल के अलावा कुछ इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है. उन इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्लैग. ठीक है. तो वो जो स्लैग है उसे हमने मेटल से अलग करना है. तो यहाँ पे ये जो स्लैग है इसकी जो डेंसिटी है वो मोल्टन आयरन से कम है. वो एक ऊपर की लेयर फॉर्म करेगा और मोल्टन लेयर नीचे हैवियर सेटल डाउन हो जाएगा. ठीक है. और उस तरीके से हम ये जो मोल्टन स्लैग है उसको ऊपर से सेपरेट आउट कर लेते हैं और हमारे पास मोल्टन स्लैग जो मोल्टन आयरन होता है वो अलग रह जाता है. सो वी आर अगेन यूजिंग द प्रोसेस of the separating funnel to separate these out. ठीक है. So that would be all for this lecture. I hope आप लोगों ने ये सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस को और सेपरेटिंग फनल के यूज को अच्छे से समझा. दोनों ही केसेस में हमने जो प्रॉपर्टी यूज की, वेल दैट वाज व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टी? द डेंसिटी. हम एक लेस डेंस सब्सटेंस को एक हेवियर सब्सटेंस से या मोर डेंस सब्सटेंस से सेपरेट आउट करते हैं इन बोथ द केसेस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल में हमारे पास दो इमिसिबल लिक्विड्स थे जिनकी डेंसिटी का डिफरेंस था, और हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगेशन था उसके अंदर डेंसिटी का फर्क किसके अंदर था? कोलॉइड के वेरियस कंपोनेंट्स का. ठीक है. सो आई होप नाउ द कंसेप्ट इज क्लियर. और अगली बारी अभी हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपनी सेपरेटिंग मिक्सचर्स इनटू द कंपोनेंट्स को, और जहां पे हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं सब्लिमेशन पे. ठीक है. तो मिलेंगे अगले लेक्चर में. सी यू अगेन. हैव अ नाइस टाइम. गॉड ब्लेस यू. अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट. हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर्स जो कि आपको किसी भी एग्जामिनेशन में अच्छा करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. सो सी यू अगेन. हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू.